नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी स्क्रब टाइफस के बारे में। इस बीमारी पर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के साथ साथ जहां अलग अलग तरह की बीमारियों ने दस्तक दी है, तो वहीं स्क्रब टाइफस नाम की एक बीमारी ने लोगों के भीतर डर पैदा कर दिया है। अब तक इस बीमारी से सैकड़ों लोग ग्रस्त हो चुके हैं। बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों के कारण बीमारी का पता लगाने में समय लग रहा है। अगर समय रहते इसकी जांच नहीं की गई, तो ये बीमारी मरीज की मौत का कारण भी बन सकती है। थिम्बोसाइटोपेनिक माइट्स नाम का कीड़ा शरीर में प्रवेश करता है और इससे स्क्रब टाइफस के बैक्टीरिया शरीर में पनपने लगते हैं। ये रोग छोटे कीट के काटने से फैलता है। ये कीट आकार में 0.2 मिमी से 0.4 मिमी तक लंबे होते हैं। जिस हिस्से में कीड़ा काटता है वह पूरा हिस्सा काला हो जाता है। डेंगू और स्क्रब टाइफस के लक्षण काफी हद तक एक जैसे होते हैं। अधिकांश तौर पर इस रोग का इलाज करना मुश्किल होता है। अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो अंग खराब होने की भी संभावना रहती है। बुखार के प्रकार और कीड़े के काटने के रिसर्च को देखकर मरीजों की पहचान की जाती है। आमतौर पर इस प्रकार के कीड़े जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कीट गंदगी और पुराने धूल भरे फर्नीचर में घोंसला बनाते हैं। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि चूहा स्क्रब टाइफस का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि अपने घर में कूड़ा ना रखें। इस रोग से बचने के लिए घरों को चूहे से मुक्त रखें, अपने घर को कचरे से मुक्त रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। कीट के काटने से शरीर पर फफोले नुमा काली पपड़ी का निशान पड़ जाता है और कुछ ही समय में घाव बन जाता है। स्क्रब टाइफस के लक्षणों में मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और शरीर में टूटन बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बीमारी के लक्षण नजर आते ही तुरंत अस्पताल में जांच करवा लेनी चाहिए। बारिश के कारण गंदगी रहने से रिक्टेस या पिस्सू कीट पनप रहे हैं। रिक्टेस या पिस्सू कीट जू के आकार के होते हैं। हालांकि समय रहते विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने पर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने तक मांसपेशियों में अकड़न और बुखार रहने और इलाज में लापरवाही बरतने से स्थिति गंभीर हो सकती है। स्क्रब टाइफस के लक्षण तेज सिर दर्द, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, उल्टी होना, डंक मारने का घाव और रैशेज, बुखार आना, हाथ पैरों में बहुत अधिक दर्द होना, आंखों के आसपास दर्द महसूस होना। स्क्रब टाइफस कितने समय तक रहता है? स्क्रब टाइफस बिना इलाज के 14 से 21 दिन तक रहता है। गंभीर संक्रमण, इंटरस्टिशियल निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, सर्कुलेटरी पतन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन के संकेतों और लक्षणों के एक विस्तृत श्रृंखला से जटिल हो सकता है, जिसमें प्रलाप, भ्रम और दौरे शामिल हैं। स्क्रब टाइफस के बचने के लिए हमें खुद को और बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचाएं, इसको लेकर तमाम तरह के बचाव करने चाहिए। ये बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। स्क्रब टाइफस से बचाव के उपाय। स्क्रब टाइफस बच्चों में फैलने वाली बीमारी है। बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाएं। घर के बाहर जाते समय बच्चों को जूते पहनाकर ही बाहर जाने दें। पार्क और बगीचों में झाड़ियों के आसपास जाने से रोकें। बच्चों को धूल, मिट्टी और घास के संपर्क में आने से बचाएं। बच्चे को बुखार आने पर उसे डॉक्टर को दिखाएं। स्क्रब टाइफस से पीड़ित मरीज को समय रहते डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि मरीज का समय रहते इलाज हो सके और इस कीट के संपर्क में लोग न आए। इसको लेकर पूरी तरह से एहतियात बरतें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। बीमारी बढ़ने पर महत्वपूर्ण अंग फेल होने का खतरा भी रहता है।
शरीर के भीतर अंग में खून का रिसाव भी होने लगता है और उसका कोई विशेष इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक दवाई ही दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में स्क्रब टाइफस के बारे में बताया है। तो वहीं इस बीमारी से कैसे बचें, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर नरेश चावला। डॉक्टर नरेश चावला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला, सबसे पहला सवाल यही है कि जो स्क्रब टाइफस है, आखिरकार ये होता क्या है? देखिए, जैसे आप जानती हैं, मलेरिया है, ये वेक्टर बोर्न डिसीज है। तो स्क्रब टाइफस भी एक वेक्टर बोर्न डिसीज है। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया, ये शहरों में कुछ कम देखा जाता है, जहाँ पे जो लोग खेतों में काम करते हैं, वहाँ जब आप नंगे पैर घूमते रहते हैं, इन लोगों को, बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं, इन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन नॉट टू से कि ये शहरों में बिल्कुल नहीं होता, बट इट इज़ लेस कॉमन इन अर्बन एरियाज़, मोर कॉमन इन रूरल सेटिंग्स। तो वहाँ अक्सर जो इसका कीटाणु होता है, वो जो है, वो अक्सर किसी दूसरे जानवर से आता है हमें, जैसे कि चूहे को बहुत कॉमन वेक्टर बना गया गया है। दूसरे जानवर भी इसको कर सकते हैं, इसके इसके हिस्सा बन सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जो जो लोग भी नंगे पैर खेतों में काम करते हैं, गाँव में नंगे पैर घूमते रहते हैं, कहीं पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ पर नंगे पैर घूमते रहते हैं, तो उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इट इज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन शहरी सेटिंग में नहीं है, बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये नहीं कि शहर में हो नहीं सकता। यहाँ भी जो स्लम्स में रहते हैं, जो कच्चे में रहते हैं, जहाँ आस-पास कोई झाड़-वाड़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी ये बीमारी पाई जा सकती है। जैसे कि आपने लक्षण में बताया कि अक्सर काटने के बाद मरीज को तेज बुखार का आना, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, शरीर पे दाना निकल आना, निमोनिया के सिम्पटम आ जाना, कुछ पेट के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल सिम्पटम यानी कि टट्टियाँ-उल्टियाँ लग जाना, तो इस किस्म के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर चावला, अगर बात यहाँ पर हम जिस तरीके से अभी बरसात का मौसम है और डेंगू का प्रकोप भी एकदम चरम सीमा पर है, तो इस दौरान जो जैसे बुखार आना, तेज सर दर्द का होना, तमाम तरह के जो सिम्टम्स हैं वो एक से नज़र आते हैं। तो किस तरीके से इन सब में अंतर पाएं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये स्क्रब टाइफस के हैं या डेंगू के हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मरीज सोचेगा भी डॉक्टर साहब मैं क्या-क्या, एक तरफ कोरोना खत्म नहीं हुआ उसका भी चल रहा है, दूसरी तरफ वायरल फीवर भी चल रहा है, तीसरा मलेरिया भी शुरू हो चुका है और साथ में मच्छर से काटने वाला डेंगू बुखार भी शुरू हो चुका है। और तीसरा अब ये नई सुनने को मिल रही है ये है। तो इसमें जैसा कि अभी तक जो ज़्यादातर केसेस स्पॉट किए गए हैं, वो हिमाचल प्रदेश में स्पॉट किए गए हैं। तो नाटू से कि ये दूसरे प्रदेशों में नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक नहीं देखा गया, ज़्यादा केसेस नहीं देखे गया। तो अक्सर जो आपका कहना है कि मरीज कैसे डिस्टिंग्विश करेगा और डॉक्टर कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, तो उसका जवाब एक ही है, जो भी मरीज अगर तरीक होती है, तो पेशेंट शुड रिपोर्ट इट टू द डॉक्टर। ये डॉक्टर जजमेंट करेगा कि जिस किस्म के सिम्टम्स हैं, जिस किस्म के वहाँ मच्छर ज़्यादा हैं या स्क्रब टाइफस वाला पिस्सू ज़्यादा हैं, तो वो उसको एक क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और बाकायदा इसकी लेबोरेटरी की जांच भी हो सकती है। उससे हम जल्द से जल्द इसका पता चला सकते हैं। तो अब मरीज को अपने फैसले नहीं करने हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मरीज को कोई भी ऐसा बुखार आवे, मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध दिन देखे और अपना सिंपल पैरासिटामोल बर्दन दर्द के लिए ले सकता है, ज़्यादा पानी पिए, लेकिन उसको लगे मेरा बुखार नहीं टूट रहा है, तो वो किसी भी क्वालिफाइड फैमिली फिजिशियन को और डॉक्टर को दिखाएगा। तो डॉक्टर अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस पहले करेगा, फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होंगे और फिर डायग्नोसिस आसानी से हो जाता है। और अगर डायग्नोसिस आसानी से हो जाता है, तो स्क्रब टाइफस से भी लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट आसानी से ठीक रह सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वही है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। डॉक्टर चावला, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो सिम्टम्स हैं उसको जाकर डॉक्टर से बताएंगे, आखिरकार जो ये कीट है जिसके काटने से ये जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ रही, किस तरीके से अगर वो कीट हमें काट लेता है उसके बाद
कौन किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है आगे की कि ये इतनी खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है? देखिए, जैसे हमें मच्छर काटते हैं, तो मच्छर चूँकि काफ़ी प्रदेशों में ये बीमारियाँ चलती हैं, तो हमें पता चलता है मच्छर ने काटा। और जब स्क्रब टाइफस काटता है, तो कीट काटता है, तो उससे भी तकलीफ तो होती है। ऑब्वियसली पता तभी चलेगा जब कोई सिम्पटम्स आएँगे। खाली डरना शुरू कर दें कि मुझे एक मच्छर ने काट लिया, तो मुझे मलेरिया हो जाएगा या डेंगू हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सेम इज़ ट्रू फॉर इसका पिस्सू अगर काटता है, तो उसको काटने के बाद अगर आप सिम्पटम्स आए हैं तब पता लगा। उससे पहले तो हम एक ही बात कहते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि मरीज को बचाव किया जाए। नंगे पैर घूमना, पानी पे नंगे पैर घूमना, खेतों में नंगे पैर जाना। जैसे कोई बच्चा है तो उसका जो पार्ट्स हैं, उसकी बाजुएँ हैं और टाँगें हैं, उनको कवर्ड रखा जाए। ये जो बचाव है, यही इसका अच्छा इलाज रहता है, ताकि बीमारी को पनपने का या कीट को काटने का मौका ही ना मिले। डॉक्टर चावला, ये भी कहा जाता है कि जो इसका जो लार्वा है वो जिस तरीके से बॉडी पर आता है वो उस जगह पर वो काला निशान पड़ जाता है। तो जिस तरीके से वो एक जगह पर निशान पड़ता है तो क्या उससे बॉडी के बाकी के जैसे अगर हम इसको स्पर्श करने की बात करें कि जिस तरीके से बीमारी छूने से फैलती है तो क्या ये छूने से फैल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो ये वेक्टर बोर्न डिसीज़ेज़ हैं, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो स्क्रब टाइफस है, ये तो काटने के बाद ही फैलेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक स्क्रब टाइफस का पेशेंट लेटा हुआ है, उसका दूसरा जन बैठा है तो उसको हो जाए। नो, इट इज़ ओनली बाय द बाइट ऑफ ए स्क्रब टाइफस इंसेक्ट, उसी से होगा। अदर सेम इज़ ट्रू फॉर मलेरिया एंड डेंगू। जब तक मच्छर काटेगा नहीं, उसी इंसान को होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर चावला, लेकिन जिस तरीके से अगर वो हमारे किसी एक पार्ट पर काटता है और उसी के संपर्क में जिस तरीके से बाकी के हमारे पार्ट्स है या एक हाथ पर काटता है दूसरा हाथ उस पर टच होता है तो क्या इस तरीके से ये पूरी बॉडी पर फैल सकता है? 100% फैल सकता है। जो कीटाणु हैं, जब एक बार किसी भी ज़रिया से, ये नहीं कि वो उसी आपको हाथ पे काटा तो हाथ पे बीमारी होगी, बीमारी तो सारे शरीर को होगी। तो एक बार एक सफिशिएंट मात्रा में आप अगर रिकेट्सिया अंदर चला गए हैं, तो कीटाणु अंदर चले गए हैं, तो बीमारी सारे शरीर पे फैलेगी। ये नहीं कि जिस हिस्से को उसने कीट ने काटा है वही होगी। बिल्कुल डॉक्टर चावला, अगर बात हम इस बीमारी की कैटेगरी की करें क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो भी बीमारियां होती हैं उनकी एक अपनी कैटेगरी होती है, एक हाई लेवल की कैटेगरी पे जाकर जिस जगह पर ये बीमारी सबसे ज़्यादा हाई होती है वहाँ पर जाकर जो मरीज होता है उसकी मौत हो जाती है, तो इसमें कितनी कैटेगरी में ये बीमारी बढ़ती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक वेक्टर बोर्न डिसीज़ है। शहरी इलाकों में, दिल्ली में आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस भी प्रदेश में रूरल बेल्ट है, जहाँ खेत ज़्यादा हैं, जहाँ वर्कर्स ज़्यादा हैं, जहाँ लोग नंगे पाँव फिरते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से लोग बाग अपने आप को अच्छा कपड़ा वगैरह नहीं पहना पाते हैं, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होने की है। जहाँ तक आपने कहा कि ये क्या बहुत घातक है, तो आई वुड से मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, मौतें इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर प्रोवाइडेड अगर बीमारी अर्ली पकड़ ली जाए और ट्रीटमेंट कर दिया जाए। और आई थिंक आपका ये पूछना कि जैसे सेम इज़ ट्रू फॉर डेंगू ऑल्सो। आपको याद होगा, आज से 25 साल पहले जो डेंगू होता था, तो हज़ारों लोग मर गए थे। उसके बाद डेंगू कितनी बार आ चुका है, अब लोग बहुत कम मरते हैं। क्यों? लोग जागरूक हो चुके हैं, बीमारी के स्टार्ट होते ही इसको पकड़ लिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। सेम इज़ ट्रू फॉर स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस उतनी प्रेवलेंट नहीं है जितना कि डेंगू और मलेरिया हैं, और उतनी मोर्टेलिटी भी इतनी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर चावला, जिस तरीके से बरसात का मौसम है और आप भी बता रहे हैं कि ज़्यादातर ग्रामीण जो एरिया होते हैं उस जगह पर ये ज़्यादा होता है, लेकिन उस दौरान जिस तरीके से हमारा जो बॉडी होती है, किसान जो होते हैं वो खेतों में भी काम करते हैं, तो जो फंगस भी इस तरीके से हो जाती है, तो उन दोनों में किस तरीके से वो लोग ये महसूस करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर स्क्रब टाइफस हुआ है या ये नॉर्मल फंगस ही हमारे पैरों में या हाथों में हुई है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो फंगस है वो एक सिस्टमिक डिसीज कम है, और वो एक लोकल बीमारी ज़्यादा है। लो फंगस से सिर्फ लोकल इन्वायरमेंट होगी, कोई टीनिया क्रोइस होगा या टीनिया पर्पोइस होगा, वो ना जानलेवा हैं और ना कोई नुकसान ज़्यादा करती हैं। वेयर्स स्क्रैब टाइफस से जो कालापन आएगा,
उसके साथ-साथ पेशेंट को सिस्टमैटिक सिम्पटम्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स, फीवर, कमजोरी, तेज बुखार, सिर दर्द, छाती के सिम्पटम्स, पेट के सिम्पटम्स वो साथ-साथ आएँगे। अगर पेशेंट को खाली स्किन लीजन्स हैं, तो ये स्क्रब टाइफस नहीं हो सकता, ये ये फंगल इन्फेक्शन ही हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर चावला, देखिए कोई भी बीमारी होती है, सबसे मेन हमारी जो डाइट होती है, एक तरफ इलाज होता है तो दूसरी तरफ हमारी जो डाइट होती है वो भी एकदम बराबर का ही काम करती है। तो इस दौरान किस तरीके से हम डाइट को फॉलो करें, क्या चीजें ऐसी ना खाएं जिससे ये बीमारी आगे ना बढ़े? में हम ये नहीं कहेंगे क्या चीज़ें ना खाएँ, इसमें ज़्यादा ज़रूरी है हम चीज़ें क्या खाएँ। एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें प्रोटीन्स, अंडा, नॉन वेजिटेरियन फूड या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, दाल, सब्जी, मिनरल्स अच्छे से मिलें, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा खाना है। उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और उससे कोई भी कीटाणु हमें काटता भी है, तो या तो बहुत ही हल्की बीमारी होगी और अ खतरनाक बीमारी नहीं होगी और मौत आने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूँ कि डाइट रिमेन्स द मेनस्टे ऑफ इम्यूनिटी फॉर आवर इम्यूनिटी। हमें कुछ भी होता है, चाहे कोरोना था, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, चाहे स्क्रब टाइफस है, हमारा न्यूट्रिशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो जो बच्चे हैं वो मोस्टली जंक फूड पे रहते हैं, वो अपनी टॉफ़ी चॉकलेट खा के पेट भरने की सोचते हैं, मोमोज़ खा के पेट भरते हैं। उनको मैं इतना ही माँ-बाप को मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चों को एक दाल, रोटी, सब्ज़ी, दूध, दही, फल, एक पौष्टिक न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाए, बैलेंस डाइट दिया जाए, उससे बच्चों की अंदरूनी शक्ति ज़्यादा रहे। बिल्कुल डॉक्टर चावला, जिस तरीके से आप बच्चों की बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी माँ बाप होता है, कोई भी वायरस आए, कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले जो माँ बाप को चिंता होती है वो बच्चों की होती है कि कहीं ये बच्चों के अंदर ना प्रवेश कर जाए। तो किस तरीके से क्या इसमें एज लिमिट के हिसाब से है या फिर कितना बच्चों के लिए कितनी खतरनाक ये स्क्रब टाइफाइड साबित हो सकता है? देखिए कोई एज एग्ज़ैम्प्ट नहीं है, बच्चों में ज़्यादा ज़रूर होती है बट एडोलसेंट्स में एडल्ट्स को सब पे हो सकती है। तो ये तो कीटाणु जिसको काट जो इंसेक्ट किसी को काटेगा, अगर कीटाणु की एंट्री हो जाती है, तो नो एज इज़ एग्ज़ैम्प्ट बट कॉमन बच्चों में और एडोलसेंट्स में ज़्यादा पाई गई है। क्योंकि शायद बच्चे थोड़ा सफाई का ख्याल कम कर पाते हैं, तो इसलिए आम अभिभावकों को मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि सफाई का अपनी अपनी भी सफाई वो अपने आस-पास की सफाई दोनों का बराबर ख्याल रखा जाए। बिल्कुल डॉक्टर चावला, ये तो सफाई की बात हो गई, लेकिन देखिए जिस तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडी भी होती हैं उनको अगर ये कीड़ा काट लेता है और उसके बाद ये बीमारी होती है, तो जो बच्चा है होने वाला, उसको कितना हानिकारक, क्या उस दौरान कितनी हानिकारक ये बीमारी साबित हो सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रेग्नेंट वुमेन आर एट स्पेशल रिस्क और इसलिए पहली बात तो उनका बचाव ज़्यादा किया जाए और अगर किसी वजह से डिसीज़ हो भी गई है, तो अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो जहाँ तक कहा जाएगा कि अगर वो पहला ट्राइमेस्टर है, पहले 2-3 महीनों का बच्चा है, प्रेगनेंसी 2 महीने की है, तो खतरा बहुत ही ज़्यादा है। अप टू द एक्सटेंट अबॉर्शन तक भी हो सकता है या करवाना पड़ सकता है। हाँ, अगर प्रेगनेंसी 7-8, 9 महीने की हो गई है, तो शायद बच्चा बढ़ चुका होता है, वो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बच्चा सेफ रह सकता है। तो पहला प्रिवेंशन, दूसरा अर्ली डायग्नोसिस और तीसरा प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये प्रिंसिपल हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर चावला, लेकिन अगर डिलीवरी के बाद में बच्चे के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं या आगे जाके उसको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उस दौरान क्या कुछ एहतियात हम बरत सकते हैं ताकि वो जो बीमारी है वो ज़्यादा ना बढ़ पाए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि दैट मीन्स कि प्रेग्नेंट लेडी व्हाइल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको स्क्रब टाइफस था और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि अपरेंटली नॉर्मल है, तो हम कहेंगे वो माँ प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लेते हुए आप बच्चे को फीड कर सकती है, अपना दूध दे सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, उससे बच्चे को बचाव मिलेगा। पर से बीमारी ऐसे ट्रांसमिट नहीं होती है ब्लड ब्रेन बैरियर से, तो इतना ही कहा जाएगा कि ऐसे बच्चों को नर्सरी में रखा जाता है और अंडर प्रिकॉशंस कोई इनको न्यूरोलॉजिकल या कोई लंग्स की कोई ऐसी तकलीफ तकलीफ ना आए। डॉक्टर चावला, ये भी माना जाता है कि देखिए जो घर में चूहे होते हैं उनसे भी जो ये वायरस है, ये जो बीमारी है वो फैल सकती है। तो मतलब किस तरीके से हम उससे बचाव कर पाएँ ताकि जो बीमारी है, क्योंकि देखिए हम शहरों में हैं तो शहरों में कहीं न कहीं जो कीट है वो नहीं आ सकता, लेकिन चूहे तो मोस्टली घरों में हो ही जाते हैं। तो किस तरीके से उस दौरान हम बचाव कर पाएँ?
कि जो इसका पिस्सू होता है वो चूहों पे अक्सर पाया जाता है। तो नो डाउट जो रोडेंट्स को यानी कि चूहों को कंट्रोल करने का घरों में प्रयत्न होना चाहिए। आपके घर साफ सुथरे हों, चूहों की एंट्री ना हो। अगर आपको है ऐसे कोई हैं चूहे लगते हैं तो पिंजरे में जल्दी पकड़ना और उनको अपने नजदीक मत आने देना, यही इसका इलाज रहेगा। हाँ, जहाँ तक हम शहरों में देखते हैं, बड़े शहरों में एटलीस्ट ऐसी चूहों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होती है। बट यहाँ कहीं है तो उसको मेरे हिसाब से चूहों का कंट्रोल करना ही इसका इलाज रहेगा। लेकिन डॉक्टर चावला, वो कीट से चूहे तक ये बीमारी किस तरीके से चली जाती है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जो जो वो जो कीट हैं वो चूहों पे अक्सर पाए जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये वेक्टर बोर्न डिसीज है, यानी कि जैसे मच्छर है, मच्छर कहीं होगा पहले, वो जो कीटाणु मलेरिया कीटाणु होता है वो पहले मच्छर से होता है, मच्छर से काटने से हम हमें आता है। सेम वे जो जो इसका जो स्क्रब टाइप का कीटाणु है वो कीड़ों में होता है। वो कीड़े जो कि चूहों में पाए जाते हैं, तो अगर हमें वो कीड़ा हमें काट जाता है, बच्चा आसपास अगर चूहे हमारे आसपास हैं तो बीमारी हम हमारे अंदर आ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर चावला, आखिरी में मेरा एक ही सवाल है और एक सजेशन भी है कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं हेल्थ से रिलेटेड, ताकि वो चीज़ फॉलो करें जिससे वो स्वस्थ रह सकें। एक ही शब्द स्क्रब टाइफस के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में, पिछले महीनों में जब से कोरोना हमारे देश में आया है, एक माहौल त्राही त्राही का मच गया है। पहले कोरोना आया, फिर मोंकी पॉक्स का नाम सुना जा रहा था, फिर अब ये स्क्रब टाइफस का। तो बचाव एक ही है, अपने आप को स्वच्छ रखिएगा, साफ रखिएगा, अपनी सराउंडिंग्स, अपने घर, अपने आसपास पानी को जमा मत होने दीजिएगा। बच्चे जहाँ खेलें वहाँ सफाई से खेलें, कहीं जाएं तो जूता जरूर पहने। और अब छोटे बच्चे हैं तो हमेशा देखिएगा कि आपकी उनकी जो बाजुएं हैं और उनकी जो टांगे हैं वो खुली ना हो, ताकि स्क्रब टाइफस का कीटाणु या मच्छर वगैरह ना काट सके। बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर प्लस नरेश चावला। अपने डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपनी बिल्कुल। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिएगा, उससे बीमारी से आप बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला, आप हमारे साथ जुड़े और इस बीमारी को लेकर तमाम तरह की जो जानकारी है वो आपने हमारे दर्शकों को दी है कि आखिरकार किस तरीके से स्क्रब टाइफस जो है उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समय रहते अगर उसका इलाज कराया जाएगा तो ये जो कीटाणु है वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप लोगों के साथ फिलहाल इतना ही, बाकी मैं और भी कार्यक्रम लेके आऊंगी जो आपकी सेहत से जुड़े होंगे। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।